दोस्तों, एक लड़का अपनी शादी की पहली रात जब कमरे में जाता है तो उसकी 15 साल की पत्नी, जिसे वह बच्ची समझ रहा था, जब वह अपने कमरे में जाता है तो पत्नी उसके साथ जो कुछ भी करती है वह सभी के होश उड़ाने के लिए काफी थे। दोस्तों, कहानी जो है वह बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही रोचक है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। यकीन मानिए, कहानी सुनने के बाद आपके भी होश उड़ के रह जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ये बताइएगा कि आप कहां से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक धीरज नाम के लड़के की है। धीरज जो था वह अपने मुंह बोली मौसी के साथ उनके घर पर ही रहा करता था। दरअसल मुंह बोली मौसी की 15 साल की बेटी के ही साथ धीरज की शादी हो जाती है और शादी की पहली रात धीरज हॉल में बैठा हुआ था और वह इस कश्मोकश में था कि वह उस कमरे में जाए या ना जाए जिस कमरे में उसकी 15 साल की पत्नी इंतजार कर रही थी। धीरज हॉल में बैठा ये सोच ही रहा था, तभी उसकी मौसी उसके हॉल में आ जाती है और कहती है कि धीरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त तुम्हें अपनी पत्नी के कमरे में होना चाहिए था। तभी धीरज कहता है कि मुझे अभी कुछ समय चाहिए रिश्ते के लिए। तभी उसकी मौसी कहती है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम्हें अभी इसी वक्त अपने पत्नी के कमरे में जाना होगा। मौसी के इतना कहने पे धीरज अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है और जब धीरज कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वह दुल्हन के रूप में सजी सवरी अपने बिस्तर पे बैठी हुई है और उसका ही इंतजार कर रही है। जब उसकी पत्नी, जिसका नाम रमा था, देखता है जब धीरज उसको, तो वो बहुत ही सुंदर थी और देखने में ऐसी नहीं लग रही थी जैसे कि वह एक 15 साल की लड़की हो। वह एक बहुत खूबसूरत और उसका मेकअप इस तरह किया गया था कि वह 17-18 साल की लड़की देखे। लेकिन धीरज को पता था कि उसकी उम्र 15 साल है। ऐसे में धीरज उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं कायम करना चाहता था, उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। और जब वह बेड के पास जाता है तो बेड से तकिया उठाता है और आगे बढ़ता है, तभी उसकी पत्नी रमा कहती है कि कहाँ जा रहे हो? तो धीरज कहता है कि मैं सोफे पे सोने जा रहा हूँ। पत्नी कहती है कि आप सोफे पे कैसे सोएंगे? सोफा इतना छोटा है और आप इतने लंबे चौड़े हैं, आप यहीं बेड पर ही सो जाइए। धीरज सोचता है बात तो इसकी सही है, मैं सोफे पे रात भर सो ही नहीं पाऊंगा और शादी के दिन भर की थकावट थी उसे, तो उसे लगा कि सही बोल रही है और बेड पर ही सो जाता है। और जब वह बेड पे सोता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन उसकी पत्नी सोई नहीं थी और वह बैठकर बस उसी को निहारे जा रही थी। धीरज अपनी पत्नी को बोलता है कि एक काम करो, तुम इतने भारी भरकम कपड़े पहन के क्यों बैठी हो? जाओ कपड़े बदल के सो जा। जब ये बात रमा से कहता है तो रमा कुछ नाराज सी हो जाती है और उसे ये सही नहीं लगता है और धीरज को लगता है कि रमा को ये बात सही नहीं लगी। फिर भी वह कुछ नहीं कहता है और पत्नी जो है वह कपड़े बदल के आती है और उसके बेड पर ही सो जाती है। धीरज उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि धीरज जानता था कि यह एक कानूनी अपराध है जो वह कर चुका था और इसे पता था कि इतनी छोटी सी उम्र की लड़की से शादी करना अपराध है और अगर किसी ने भी उसकी खबर पुलिस तक पहुंचा दी तो उसे जेल हो सकती है। इसलिए धीरज जरा शर्मा था शादी से। और अब इसी तरह वह रात गुजर जाती है। लेकिन जब भी रात को धी धीरज सो रहा था तो उसको बार बार ये महसूस हो रहा था कि उसकी पत्नी उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार सरक कर उसकी तरफ चल जा रही थी और धीरज बार बार उसको उसकी बेड पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। धीरज खुद पे बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था और ऐसे में उसकी पूरी रात बीती थी। अगली सुबह होती है, धीरज उठता है और जो रमा होती है वो सोई रहती है और धीरज बिना किसी को बताए अपने काम के सिलसिले में बाहर निकल जाता है। दोस्तों, दरअसल धीरज जो था वो अपने मौसी के घर रहा करता था, जो कि उसकी मुंह बोली मौसी थी। उसकी मौसी जो थी वो माँ की बहुत ही अच्छी दोस्त थी और ऐसी दोस्ती थी कि जो जवानी की दहलीज तक धीरज अपने मौसी से बहुत लगाव रखता था। और इसी बीच धीरज की माँ चल बसी और धीरज को रहने का कोई ठिकाना नहीं था और मौसी का हस्बैंड भी कई वर्षों पहले जा चुके थे। तो मौसी भी थी जो एकदम अपने 12 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। तभी मौसी ने धीरज को अपने घर रखने के लिए कहा था और कहा था कि तुम्हें भी किसी को रखने की जरूरत है और मुझे भी किसी की जरूरत है, तो तुम मेरा बेटा बन के मेरे ही घर पे रुक जाओ। और धीरज को भी ये सही लगता है। और जब धीरज मौसी के घर पे रुका था तो रीमा 12 साल की थी और अब 3 साल के बाद रीमा से ही
रमा से ही उसकी शादी करा रही थी जब उसकी उम्र 15 साल हो रही थी। ऐसे में धीरज ने कभी भी रमा से बातचीत नहीं किया था। धीरज ज्यादातर घर में रहा नहीं करता था। उस धीरज का मुंह बोली मौसी के सिवाय उसका एक मामा भी था जो उसी घर में रहता था और उसके घर नहीं जाता था, क्योंकि मामा उसके घर उसको बहुत बेइज्जत किया जाता था। उसको एक टाइम का खाना तो दिया जाता था, लेकिन उसको 100 बातें सुनाई जाती थी। लेकिन जो उसकी मौसी थी मुंह बोली, उसका बहुत ख्याल रखती थी और उसको अपने साथ रखती थी और किसी भी चीज के लिए उससे बोला नहीं करती थी, बदतमीजी नहीं करती थी। ऐसे में धीरज अपने मामा के घर ना रह करके मुंह बोली मौसी के घर ही रहा करता था। और अब धीरज मौसी के घर 3 साल से रह रहा था, तो उसे नहीं मालूम था कि ये 3 सालों में उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाली है। मौसी ने उसे कहे तो इमोशनली इमोशनली ब्लैकमेल करके रमा से उसकी शादी करवा दी थी। रमा से धीरज शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मौसी ने कहा कि उसे हार्ट की बीमारी हो गई है और डॉक्टर ने कहा है कि वह किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकती है। ऐसे में धीरज तू मेरी बेटी का हाथ थाम लो और मैं चाहती हूँ कि जीते जी अपनी बेटी का शादी कर दूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद वह ऐसे ही रह जाए। ऐसे में धीरज हालांकि अपने मौसी को बहुत मनाता है और कहता है कि जब चाहे तो 2-4 साल बाद शादी कर लूंगा, लेकिन अभी इस सब के लिए मत कहिए। लेकिन मौसी रोने लगती है और गिड़गिड़ा के कहने लगती है, क्योंकि मौसी को भी धीरज पे बहुत ज्यादा एहसान था। ऐसे में धीरज मजबूर हो जाता है और आखिरकार रमा से वह शादी कर लेता है। लेकिन वह मौसी से कह चुका था कि मैं शादी तो भले ही कर लूंगा, लेकिन इसकी विदाई 5 साल बाद ही करूंगा, यानी पति पत्नी वाला जो भी रिश्ता होगा वह 5 साल बाद ही कायम करूंगा। लेकिन ये बात भी मौसी को मंजूर नहीं थी और मैं मौसी कहती है मैं कैसे मानूं कि 5 साल बाद तुम अपना लोगे। हो सकता है मेरे जाने के बाद किसी और लड़की से प्यार हो जाए और किसी और के साथ तुम रह लो, इसलिए ऐसा मैं नहीं चाहती। इसलिए जब तुम शादी करोगे तब सही पति पत्नी वाला रिश्ता कायम करोगे। धीरज सर झुका लेता है और कुछ नहीं बोलता है। और ऐसे में धीरज मौसी के कहने पर उनकी बेटी से शादी तो कर लेता है, लेकिन पत्नी के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था और रोज की तरह धीरज काम के सिलसिले में निकल जाता है। धीरज नया नया काम रोज ढूंढता था, क्योंकि उसके पास कोई फिक्स नौकरी नहीं थी और वह अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। तो थोड़े बहुत बाहर के दूसरे काम कर लिया करता था और उससे जो पैसे आते थे वह बैंक में जमा कर देता था और एक ऐसा रकम जमा करके वो अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता था। क्योंकि मौसी के घर पे रहते हुए ना तो उसे किराए का दाम देना पड़ता था और ना ही खाने पीने का। वह मौसी के घर सिर्फ मौसी के बुलाने पे ही आता था, नहीं तो रात के टाइम ही आता था और सोने के टाइम। दिन भर वह ना तो रमा के पास ही जाता था और ना ही मौसी के घर में रहता था, क्योंकि वो ज्यादातर समय बाहर ही बिताया करता था। खैर, इस बीच मौसी ने उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके रमा की शादी उससे करवा दी। अब रमा जो है अपने पति के नजदीक जाना चाहती थी और ये बात धीरज बहुत असह्य से महसूस कर रहा था और ये नहीं जानता था कि एक 15 साल की छोटी बच्ची उसके इतने करीब क्यों होना चाहती है और वह बार बार उसको खुद को अपने से दूर करने की कोशिश करता। और जब वह घर आता तो रमा उसके नजदीक जाने की कोशिश करती, उससे गले लगने की कोशिश करती, उससे बातचीत करने की कोशिश करती। तो धीरज को लगता था कि शायद मौसी ने इसे पढ़ा रखी है और इसे डर है कि कहीं मैं छोड़ ना दूं, इसीलिए मेरे करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन धीरज ने देखा कि मौसी को बताने से भी कई ज्यादा ही रमा आगे थी और वह पति पत्नी के रिश्ते को बखूबी समझती थी और उसे पता था कि शादी के बाद पति और पत्नी के बीच क्या होता है, क्योंकि रमा बहुत सारे वीडियो देखकर बहुत कुछ समझ और सीख गई थी और ये बात धीरज को समझ आ गई थी। लेकिन फिर भी धीरज कानून के डर से कभी भी रमा के साथ अपनी सीमा को नहीं पार कर रहा था। भले ही धीरज बेशक रमा को पसंद करता था और रमा देखने में भी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसने अपने आप को ये समझा रखा था कि किसी भी हाल में मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है मेरे रिश्ते से, मैंने अगर धीरज रमा के साथ रिश्ता कायम किया और ऊंच नीच हो जाती है तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे सजा हो जाएगी और मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वह रमा से दूर दूर ही रहता था और उसको मौसी को कह भी रखा था कि मैं 2-4 साल के लिए अपने दोस्त के पास कतर चला जाता हूं और वापस आकर रमा को भी अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन मौसी को ये चीज भी मंजूर नहीं थी और मौसी किसी भी हालत में चाहती थी कि धीरज और रमा पति पत्नी वाला रिश्ता
कायम कर ले। और रमा भी खूब जोरों पे लगी हुई थी कि उसका पति रिश्ता कायम करे। वह रोज रात को अपने पति के बहुत करीब जाने की कोशिश करती और धीरज बार बार झटक के दूर कर दिया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है और फिर एक दिन आता है जब रमा दौड़कर धीरज के गले लग जाती है और धीरज को इतना गुस्सा आता है कि झटक के दूर कर देता है और बहुत सारी बातें सुना देता है, जिससे रमा फूट फूट के रोने लगती है। और धीरज गुस्से में बाहर निकल जाता है और फिर 3 दिनों तक घर वापस नहीं लाता है। और 3 दिन के बाद जब घर वापस आता है तो देखता है कि रामा जो है वह सूख कर कांटा हो गई है और उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ सा, यानी एकदम उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके चेहरे से ऐसे लग रहा था जैसे कि वह कितना बीमार है। जब धीरज देखता है तो उसे एक पल के लिए अफसोस होता है कि शायद उस रात उसने ज्यादा ही अपनी पत्नी को डांट दिया था, और एक पल के लिए उसे बहुत खराब भी लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी उसकी मौसी पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी को छोड़ देगे, इसीलिए मैं तुम पे भरोसा नहीं कर रही थी। तभी धीरज कहता है, मौसी से झूठ बोल देता है कि दरअसल मैं अपने काम के सिलसिले में 2 दिन अपने दोस्त के घर रुक गया था। वो सच नहीं बताता है कि गुस्से से गया था। फिर वह रमा के साथ कमरे में जाता है और बोलता है कि मेरी बात और मजबूरियों को समझो, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी सेहत पे असर हो, तुम अभी छोटी बच्ची हो और मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता कायम नहीं कर सकता। बस 3-4 साल रुक जाओ और जैसे ही तुम 18 को हो जाओगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लूंगा, लेकिन तब तक तुम मेरी मजबूरी को समझो। ऐसे में जो रमा है, बजाय उसके समझने के वह उसके सामने रोने लगती है। और इसी बीच जो रमा का पेट है वह धीरे धीरे निकलने लगता है। तभी धीरज को महसूस होता है कि अचानक रमा का पेट फूलने क्यों लगा है। तभी वह मौसी से कहता है तो मौसी कहती है कि मैंने डॉक्टर से दिखाया है और डॉक्टर ने बोला है कि उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं उसे दवा दे रही हूँ। इसी बीच कुछ दिन गुजरता है और कुछ दिन गुजरने के बाद मौसी को अचानक सीने में जोड़ की दर्द उठती है, और मौसी को जब धीरज हॉस्पिटल ले जाता है तब तक मौसी इस दुनिया से जा चुकी थी। और ये बात धीरज और रमा के लिए बड़ा ही तकलीफदायक था, क्योंकि अब उनके बीच मौसी नहीं रही और अब धीरज की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी और अब रमा पूरी तरह से उसी पर निर्भर थी। और अब धीरज ये भी गौर कर रहा था कि रमा का पेट जो है वह काफी बढ़ता ही चला जा रहा था। तभी वह एक दिन रमा को हॉस्पिटल ले जाता है और जब उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो पता चलता है कि रमा के पेट में 5 महीने का बच्चा है। और जब ये बात धीरज को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाता है और वह हॉस्पिटल से रमा को घर लाकर सीधे बेड पे पटक देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों माँ बेटी मुझे बेवकूफ बना रही थी, तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है और मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी छोटी सी बच्ची होकर इतनी बदचलन होगी। तुम्हारे जैसी लड़की मैं कभी नहीं सोचा था कि एक 15 साल की लड़की को सब कुछ पता है और उसने क्या क्या गुल खिलाए हैं। रमा जो है वह कहती है कि आप नहीं समझ रहे हैं, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे साथ एक ऑटो ड्राइवर ने ये सब कुछ किया है। धीरज उसकी एक नहीं सुनता है और गुस्से में आकर उसी दिन रमा पत्नी को छोड़कर दुबई चला जाता है और वह दुबई में अपना काम जो है नौकरी करने लगता है। और वह बिल्कुल नहीं सोचता है कि उसने एक 15 साल की गर्भवती लड़की को उस हाल में छोड़ा था और अब उसे देखने वाली उसकी माँ भी जीवित नहीं थी। धीरज दुबई चला जाता है बिना कुछ सोचे समझे और वहीं रहकर अपनी नौकरी स्टार्ट कर दी और वहीं पर उसे 2.5 साल लग जाते हैं। और 2.5 साल के बीच में वह बार बार कहीं ना कहीं उसके मन में आ रहा था कि रमा कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। उसके मन में ये चीजें बार बार आ रही थी, लेकिन उसने उसके धोखे को याद किया कि कैसे इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर मुझे धोखा दिया था, मुझे बेवकूफ बनाया था और मैं उनके पास कभी वापस नहीं जाऊंगा। और ऐसे ही उसके दुबई में 2.5 साल बीत जाते हैं और जब 2.5 साल के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो फिर भारत वापस लौटता है। और भारत वापस लौटने के बाद वह सबसे पहले रमा के पास जाता है। दरअसल वह इंडिया लौटा ही इसीलिए था क्योंकि भारत में उसका कोई था नहीं और वह केवल रमा के लिए ही वापस लौटा था। उसे 2 महीने की छुट्टी मिली थी तो वह वापस लौटकर सीधा रमा के पास जाता है। और जब वह रमा के पास जाता है तो फिर रमा को देखता है तो उसके होश उड़ के रह जाते हैं। रमा एकदम लकड़ी का ढांचा बने बेड पे पड़ी हुई थी और मानो उसकी दुनिया भर की बीमारी ने घेर लिया था। उसके चेहरे की जो रंगत थी, देखने में जो बहुत ही सुंदर लगा करती थी, गुड़िया की तरह दिखती थी, आज वह रमा किसी बुजुर्ग की तरह दिख रही थी। और जब धीरज उसे देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं
और उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। उसे रमा को इस हाल में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था और तभी रमा के पास जाता है और जब रमा हाथ से छूती है तो धीरज कहता है कि रमा मैं हूँ। तो रमा फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि आपने मुझे क्यों उस हालत में छोड़ दिया था, मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। मैंने आपसे कहा भी था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी माँ अबॉर्शन को लिए भी ले गई थी लेकिन डॉक्टर ने मेरी जान का खतरा बताकर अबॉर्शन नहीं किया था। इसलिए मेरी माँ ने मेरी और आपकी शादी करवा दी। मैं जानती थी कि आपने मजबूरी में शादी की थी लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप भले ही मुझे अपनी पत्नी के रूप में ना स्वीकारें लेकिन तलाक मत दीजिएगा, आप दूसरी शादी कर लेना, आप दूसरी पत्नी के साथ रह लेना लेकिन मुझे मत छोड़ना। लेकिन आपने मेरी मजबूरी नहीं समझी। अब धीरज के पास शब्द ही नहीं थे और उसे पता था कि शायद उसकी माँ ने धोखा दिया था लेकिन उसने भी बहुत बड़ी गलती की थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी और वह तुरंत ही रमा को अस्पताल ले जाता है। तभी पता चलता है कि रमा ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था और वह बच्चा उसी वक्त मर चुका था और अब रमा को भी टीबी हो चुका था जिससे कि वह एकदम अधमरी हो चुकी थी। धीरज उसका इलाज करवाता है और फिर उसे लेकर वापस दुबई चला जाता है और दुबई में उसका 1 साल के इलाज के बाद टीबी का बीमारी ठीक हो जाता है और रमा फिर से एक खूबसूरत लड़की की तरह दिखने लगती है। और रमा जो है वह धीरज को माफ कर देती है और धीरज उसे माफी मांगता है अपने किए की और फिर धीरज भी रमा भी अपनी किए से माफी मांगती है कि मैंने आप माफी मांगती हूँ कि सच्चाई पहले नहीं बताई। और ऐसे में दोनों ही पति पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है और धीरज फिर से रमा को पाकर खुश था और रमा भी धीरज को अपने पति के रूप में खुश पाकर उसकी दुनिया बदल गई थी। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छा लगी हो तो दोस्तों आप रीमा के बारे में क्या कहेंगे और रमा की माँ ने क्या सही किया था धीरज के साथ और क्या धीरज ने रमा के साथ सही किया? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके बताइएगा और आप कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बोलिएगा। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस केवल आपको सचेत और जागृत करना है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले कहानी में और सच्ची कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।